जय हिंद, my dear friends. Welcome back to CAPFAC Mentors. Today I am going to take a topic जिसके बारे में बहुत 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 सारी क्वेरीज हमारे पास आई हैं. हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स आर देयर. सबको एक ही बात जाननी है उन सारे एस्पिरेंट्स को कि क्या CAPF और CSE जो कि दोनों ही UPSC के एग्ज़ाम हैं, क्या वो मर्ज होने वाले हैं. दैट मीन्स क्या एक ही एग्ज़ाम होगा अब इन दोनों एग्ज़ाम्स को कंबाइंड करके. देखो, इसका आंसर तो 30 सेकंड का है, मैं आपको अभी बता सकता हूँ. लेकिन क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जाने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कैसे उसकी जड़ तक जाएं और खुद ये डिसाइड कर पाएँ कि हाँ, जो बात सामने आई है वो सच है या झूठ या क्या हो सकता है. ठीक है, देखो, आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि डिमांड क्या है आपके इन दोनों एग्जाम्स की, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. राइट, जैसे कि इसके हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसके हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, एज क्राइटेरिया एंड एट्रिशन रेट जो कि CAPF में अभी बहुत ही ज़्यादा है. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ एट्रिशन रेट जस्ट इन अ बिट. देखो, पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. हम देखेंगे सबसे पहले सिलेबस. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस, जस्ट थोड़ी सी जानकारी. जैसे कि अगर हम डिस्कस करें सिलेबस के बारे में, एक तरफ ले लेते हैं CSE को और दूसरी तरफ CAPF. CSE का जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनको पता होगा कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, और इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो CAPF से बहुत ही ज़्यादा वाइड और कुछ नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी ज़्यादा हैं जो कि हमारे CAPF के एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले तो, और CAPF का क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर फैक्ट्स पे फोकस किया जाता है, जैसे कि साइंस वगैरह में मोस्टली फैक्ट्स के बारे में ही पूछते हैं, जबकि CSE में साइंस एंड टेक पूछते हैं. ठीक है, यहाँ पर ओनली साइंस पूछते हैं, जैसे कि नॉर्मल NCERTs जो हैं वो बेसिक्स पूछते हैं, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं. तो अगर ये एग्ज़ाम मर्ज होगा, सबसे पहली बात तो ये कि आपको जनरल स्टडीज़ का सिलेबस जो है वो एकदम सिमिलर करना पड़ेगा. ठीक है, जो कि अभी तक नहीं है अगर आप एग्ज़ाम के पैटर्न को एनालाइज करेंगे. इनका सिलेबस इतना ज़्यादा डिफरेंट है, इतना ज़्यादा डिफरेंट कि जो कॉन्सेप्ट आप इसके लिए पढ़ते हैं वो इसमें काम आएगा, लेकिन जो काम कॉन्सेप्ट आप इसमें पढ़ेंगे वो CAPF के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा. यही वजह है कि CAPF AC मेंटर्स की टीम को अलग से 2 बैच लॉन्च करने पड़े हैं. जैसे कि एक आपका विजेता बैच है, ठीक है, 3rd बैच चल रहा है अभी, जो इसमें पेपर 2 के पूरा फाउंडेशन बैच है. इस बैच में आपको पेपर 2 के राइटिंग से रिलेटेड, जो राइटिंग वाला पेपर 2 होता है, पेपर 2 सब चीज़ें मिलेंगी. वेयर एज CSE के एग्जाम में आपका मेंस की टेस्ट सीरीज अलग होती है, सारे सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है, हर सब्जेक्ट के आपको आंसर्स अलग अलग लिखने होते हैं. मीन वाइल आपका CAPF का जो पेपर 2 होता है उसमें लिमिटेड कंटेंट होता है और उसको अलग तरीके से ही लिखा जाता है, उसकी अलग ही डिमांड होती है एग्जाम की. इसीलिए इन्होंने ये एक विजेता टेस्ट सीरीज, सॉरी विजेता फाउंडेशन बैच जो है वो अलग से लॉन्च करा गया है पेपर 2 के लिए, जिसमें आपको पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स है, लेक्चर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड कि आपको कैसे चीज़ें लिखनी है. ठीक है, CAPF पेपर 2 की स्पेशली आंसर्स की डिमांड क्या है वो आप सीखेंगे. जो हॉट टॉपिक्स रहते हैं, सोशियो कल्चर टॉपिक्स, जियो कल्चरल टॉपिक, इंटरनल सिक्योरिटी, IR, इकोनॉमी, एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी अलग से, जिसमें आपको इवेलुएट किया जाएगा और आपको फीडबैक दिया जाएगा. और ये टोटली CAPF सेंटर्ड ही है. अगर आप CSE की बात करेंगे तो वहाँ पर एक अलग ही सीन होता है. वहाँ पे जैसे इकोनॉमिक्स का अलग ही पेपर होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट अलग पेपर में आता है, इंटरनल सिक्योरिटी अलग पेपर में आता है. मीन वाइल इन CAPF आपको एक ही पेपर में सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इनके लिखने का तरीका भी अलग होता है. इनके ऐसे शॉर्ट होते हैं बट कंटेंट बहुत ही रिच होता है. ठीक है, तो ये सब सिखाने के लिए एक अलग से बैच लॉन्च करना पड़ा है और ये बहुत ही अच्छा बैच भी है. जो लोग हार्डकोर CAPF फैंस हैं या फिर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है. ऐसे ही पेपर 1 की अगर बात करी जाए, पेपर 1
तो पेपर 1 भी अपने आप में इतना ज़्यादा डायनेमिक है और सीएसई से डिफरेंट है कि आपको अलग से एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करनी पड़ी है आप लोगों के लिए अभ्यास, जिसमें आपका सीएपीएफ के एग्जाम के लिए ही दोनों टेस्ट सीरीज लॉन्च करी गई, जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंबाइंड होंगे। पेपर 1 के बहुत सारे टेस्ट हैं इसमें, और पेपर 1 जब आप इसके टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सीएसई से कितना कितना ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी की जो सीएपीएफ की टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी दोनों पेपर के लिए, लगभग 84 मॉक टेस्ट। और आफ्टर 84 मॉक टेस्ट यू विल रियलाइज कि इस एग्जाम की डिमांड सीएसई से बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट है। इन 84 टेस्ट में आपके 44 टेस्ट पेपर 1 के होंगे, 40 आपके पेपर 2 के होंगे। इसमें आपका इवैल्यूएशन भी होगा, आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। और जो सीएपीएफ का पैटर्न है, जो चेंजिंग पैटर्न है सीएपीएफ का, यूपीएससी की आदत है हर साल पैटर्न चेंज करते हैं। सीएसई का भी चेंज किया था पिछले साल, सीएपीएफ का भी किया था, और बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस ओनली इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, दोनों ही एग्जाम्स के, सीएसई के भी और सीएपीएफ के भी। तो इसी वजह से अलग अलग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करनी पड़ी है, अलग अलग सीएपीएफ के लिए बैच भी लॉन्च करना पड़ा है। अगर सिलेबस सेम होता तो एक ही सिलेबस पढ़ के आपका काम हो जाता। जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं वो आपका सीएसई, और जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स को भी रटना पड़ेगा वो है आपका सीएपीएफ। माय डियर फ्रेंड्स, सिलेबस भले ही कम है पर डीप बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सीएसई में आपके 3 स्टेज होते हैं। पहले आपका प्रीलिम्स होगा जिसमें आपके GS1 GS2 दोनों टेस्ट होंगे, GS2 को आप सीसैट भी बोलते हैं। फिर आपका मेंस होगा, एसे, लैंग्वेज और बाकी के 5-6 पेपर आपका ऑप्शनल, सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर प्री में ओनली ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ पर ओनली डिस्क्रिप्टिव, और फिर ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, और फिर कुछ लोगों का मेडिकल टेस्ट भी होता है कि हाँ आपको पहले से कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। लेकिन जब आप सीएपीएफ के एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर आपका एक ही दिन में आपको अपने ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों ही टेस्ट देने होते हैं। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव। देख रहे हो, ये एक ही दिन का एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है, और ये पूरे हफ्ते भर चलता है ये मेंस। और जो लोग पेपर 1 क्लियर और पेपर 2 क्लियर कर जाएंगे, जो रिटन एग्जाम निकाल लेंगे, उनका अलग से फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, जिसमें आपकी हाइट, वेट, आपकी रनिंग स्पीड और आपकी थ्रो करने की स्ट्रेंथ, सारे पुशअप्स, पुलअप्स, हर तरह का आपके टेस्ट से आपको गुजरना पड़ता है। जो लोग फिजिकली फिट होते हैं वही फिर जाके आगे इंटरव्यू में बैठते हैं। देख रहे हो कितना डिफरेंस है दोनों में। अब अगर ये सिमिलर हो जाएंगे, एक ही एग्जाम से मर्ज कर दिए जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो पर्पस है फोर्सेस का वो डिफीट हो जाएगा? 100% डिफीट होगा। ऐसे ही एग्जाम पैटर्न भी अगर आप देखोगे, मैंने आपको बता ही दिया कि सीएसई में आपका केवल एप्टीट्यूड, प्रीलिम्स में एप्टीट्यूड और एनालिटिक्स चेक होते हैं, मेंस में आपके नॉलेज और राइटिंग स्किल चेक होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग डिस्क्राइब करना इट्स क्वाइट टफ है कि नहीं। लेकिन आपको जनरल राइटिंग, जैसे ऐसे छोटे ऐसे लिखना, रिपोर्ट राइटिंग लिखना, ये आप हमेशा सीखते आ रहे हो। और इसको यूपीएससी की क्या डिमांड है वो सीखने के लिए, वो चेक करने के लिए सीएपीएफ वाले पेपर 2 में आपके यही सब लिखवाते हैं। आपके ऐसे लिखवाएंगे, रिपोर्ट राइटिंग लिखवाएंगे, और आपसे प्रेसी राइटिंग कराएंगे, है ना, अनसीन पैसेजेस कराते हैं। छोटे छोटे ऐसे होते हैं लेकिन कंटेंट बहुत ही रिच चाहिए होता है। अब सोच के देखो, ये आपका 10-12 पेज में ऐसे लिखा जाएगा, और ये आपका 3 पेज में, तो ये इतना ज़्यादा क्रिस्प और बहुत ही डिसेंट लिखा जाता है। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है आपको। इसमें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, यहाँ पे आप थोड़ा इंट्रो अच्छा लिखो, मेंस बॉडी में थोड़ा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। यहाँ बिल्कुल नहीं, आपको टू द पॉइंट बात लिखनी पड़ेगी, है ना। फिर आपका डिफरेंट प्रोफाइल्स, ये समझो सीएसई में भाई 24 कैडर होते हैं, और सारी की सारी जॉब, सारी की नहीं मतलब मोस्टली 90% ऑफ द जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आपको कुर्सी पे बैठ के आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, कहीं जाके एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। वेयर है सीएपीएफ में क्या होगा, 7 आपकी इस पर ये सीएपीएफ फोर्सेज हैं इंक्लूडिंग असम राइफल्स। इनकी
पोस्टिंग हमेशा चैलेंजिंग होती है, पहाड़ों पे होगी, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में होगी, बॉर्डर्स पे होगी। इनकी ज़िंदगी सुकून भरी नहीं होती, ये कुर्सी पे नहीं बैठ पाते इतना, है ना। हमेशा इन्हें अलर्ट रहना पड़ता है अपने वेपन्स के साथ। और जो लोग फिजिकली फिट हैं ओनली वही लोग सर्व कर सकते हैं इन फोर्सेज में, जो फिजिकली और मेंटली फिट हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों का काम है सीएपीएफ में। अब अगर एग्जाम मर्ज कर दोगे आप तो सोचो, क्या सब लोग सीएपीएफ जो, मतलब कई लोगों को शौक होता है बट नहीं कर सकते, जैसे कि मानो किसी का फ्लैट फीट है अगर, ठीक है, फ्लैट फीट है अगर, तो वो बंदा सीएपीएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑल्दो सब कुछ सही है, वो सारे फिजिकल स्टैंडर्ड सही हैं उसके, बट फ्लैट फीट की वजह से वो इस फोर्स में नहीं आ सकता। ऐसा कुछ भी अगर दिक्कत है, फिजिकल डिफॉर्मिटी कुछ है, तो शौक तो उसे है फोर्स में सर्व करने का, बट फिजिकल कंडीशन उसकी अलाउ नहीं कर रही है, तो वो पर्पज ही डिफीट होगा, है कि नहीं। तो दीज टू आर क्वाइट डिफरेंट प्रोफाइल्स। एज क्राइटेरिया देखो, सीएससी आप एक अगर जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी का एक एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे को कितने अटैम्प्ट मिलेंगे, अप टू 32 ईयर्स तक मैं दे सकता हूँ एग्जाम, और टोटल अटैम्प्ट मेरे पास 6 होंगे। अब चाहे मैं वो 21 की उम्र से 32 तक चाहे मैं लगातार दे दूँ, या फिर मैं एक एक साल का गैप करके दूँ, तब भी दे सकता हूँ। लेकिन जो 32 साल का बंदा हो जाता है ना, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, जैसे ही आप 30 के पास पहुंचोगे ना, बॉडी ऑलरेडी आपको मेटामॉर्फोसाइज सी जैसी फील होने लगेगी, आपके जगह जगह दर्द होने लगेगा। आजकल के टाइम में तो बहुत कॉमन हो गई है ये बात, बहुत जल्दी थकने लगे हैं आजकल के यूथ, है ना। मैं भी भाई, मैं भी थक जाता हूँ आजकल का, क्या मैं भी आजकल का ही हूँ, मैं भी थक जाता हूँ। तो और सीएपीएफ में आप इसी वजह से आपकी जो अपर एज लिमिट रखी गई है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की, वो 25 ईयर्स रखी गई है। और अगर मानो आप 20 से 25 तक की उम्र तक दे रहे हो, तो हार्डली आपको 5 अटैम्प्ट मिलेंगे। तो एज क्राइटेरिया भी इसीलिए कम रखा गया है। अब अगर सबको आप मर्ज कर दोगे तो इनको भी 32 साल तक टाइम मिलेगा, तो जिसके घुटनों में दर्द हो रहा है वो क्या सीएपीएफ में सर्व करेगा। तो सोचो, सिलेबस डिफरेंट, एग्जाम पैटर्न डिफरेंट, प्रोफाइल डिफरेंट, एज क्राइटेरिया डिफरेंट। दूसरा एट्रिशन रेट, एट्रिशन रेट का मतलब है फोर्सेस का कम होना। अब सीएसई में जो बच्चे लोग लग जाते हैं, जो एस्पिरेंट्स लग जाते हैं, वो तो उनकी इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, लाइफ सेट करने वाली चीज़ है कि छोड़ता ही नहीं है कोई, चाहे आईएएस मिल जाए, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईपीओएस, कुछ भी मिल जाए, लोग बड़े प्यार से लगे रहते हैं। तो हार्डली कोई छोड़ता है सीएसई वाले पोस्ट को, ठीक है, इन कैडर्स को। लेकिन सीएपीएफ में आप अगर पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे, तो सुसाइड रेट इंक्रीज हुआ है, लोगों का अर्ली रिटायरमेंट इंक्रीज हुआ है, सबॉर्डिनेट्स अपने सीनियर्स पे फायरिंग कर रहे हैं, मर्डर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन है उनके बीच में। और ये सारी कई सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की वजह से हैं, तो इनको भी ठीक करना है। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन और इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही डिफरेंट है। ये लोग बहुत मौज में रहते हैं और इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन झेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से सीएपीएफ का जो एट्रिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और वैकेंसीज भी कम हैं। अब अगर मर्ज कर दोगे दोनों एग्ज़ाम्स को, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस पे इनमें जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पर है वो जल्दी से इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ये जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। तो पहले सीएपीएफ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनको थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ना। तो इन कंक्लूजन आई वुड से कि फिलहाल तक तो ये फिजिबल नहीं है, इट इज़ नॉट फिजिबल एज ऑफ टुडे, और हो सकता है आने वाले 1-2 साल में भी फिजिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार को बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे सीएपीएफ के सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, एज क्राइटेरिया, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी फैसिलिटीज़ को लेके बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो वो 1-2 दिन का या 1 आध साल का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। सो एज ऑफ टुडे दीज आर जस्ट र्यूमर्स, ठीक है, केवल र्यूमर्स हैं। इसमें कोई सत्यता नहीं है कि अभी फिलहाल सीएपीएफ और सीएसई मर्ज होने वाले हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन सून। व्हाट आई वांट यू टू डू, आई वांट यू टू स्टे फोकस्ड, डोंट रन बिहाइंड दीज र्यूमर्स एंड स्पेक्यूलेशंस। अगर इनके पीछे चक्कर में बैठे रहोगे तो आप यही सोचते रहोगे कि यार क्या पता एग्जाम, एक ही बार में एग्जाम हुआ तो मेरा पढ़ा लिखा वेस्ट हो जाएगा। नहीं होने वाला है। आप अपने सीएपीएफ की हार्डकोर तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे करते जाएंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, ये मर्ज नहीं होने वाला है, ठीक। स्टे फोकस्ड, स्टडी हार्ड, और गेट योर नेम इनटू द डैम लिस्ट। आई वांट यू टू बी देयर।
ठीक है, तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर होगा। ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर है, ऐसा नहीं होने वाला है। और आप ये भी सीखे होंगे कि कोई भी चीज़ जब आपके सामने आए तो उसको कैसे समझना है, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पुटअप नहीं कर देना क्या ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो विद दिस आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, एंड ऑल द very best, my dear friends. Bye bye.